एक पुरानी कहावत है कि आदमी को बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, बड़ा कौर खा ले देना चाहिए। कौर का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेताओं को बड़बोलापन की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ गई है। और इसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस के पूर्व महासचिव रहे राहुल गांधी के गुरु और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। अभी दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि भारत के खिलाफ कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, लेकिन ऐसे बयान वो कितने ज्यादा क्रिटिकल समय पर दे देते हैं ये भी उन लोगों को ख्याल नहीं रहता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे प्रियंका के पति ने भी ऐसा ही कुछ कहा था जो कि अब दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया है। अब आप सोचिए कि इसी तरीके की बात प्रियंका के पति राहुल के जीजा सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी कही थी जब वो पहलगाम में अटैक हुआ था, और वाड्रा ने ये कहा था कि ये जो अटैक है ये मुस्लिमों की उनके अंदर जो कुंठा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका बदला लेने के लिए किया गया है। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा का पति हो या दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, ये इस तरीके के बयान देते रहते हैं और बाद में इन्हीं बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा था। और अब वही कुछ करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो उसके पीछे वजह दूसरी है। वहां कट्टरपंथ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो लोग किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जो शेख हसीना की सरकार थी उसको अपदस्थ किया गया, वहां फिर यूनिस को सत्ता हाथ में आ गई और यूनिस के साथ में जो छात्र नेताओं का एक क्लैश था उसकी वजह से भी स्थितियां खराब होने लगी। उसी की कड़ी में एक छात्र नेता की हत्या हो गई और इस हत्या का जो दोष है वो भारत पर मढ़ने की कोशिश की गई। इसके बाद वहां दंगे होते हैं और उन दंगों के दौरान एक हिंदू युवक को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसी पर प्रतिक्रिया दी थी दिग्विजय सिंह ने। ये वही दिग्विजय सिंह है जब वो बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, तब इस व्यक्ति ने आतंकवादियों का समर्थन किया था। और एक दूसरे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि सोनिया गांधी उस आतंकवादियों के ऊपर जो मुठभेड़ हुई थी पुलिस की, उसमें जिस तरीके से आतंकवादी मारे गए थे उनके लिए सोनिया गांधी रोई थी। ये कांग्रेस की सोच है। यानी कांग्रेस का राष्ट्रवाद से, राष्ट्रभक्ति से, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। ये जो नेता होते हैं कांग्रेस के, ये अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मानकर चलते हैं। यानी कि इनके लिए किसी भारतीय का भी उतना ही महत्व है जितना एक पाकिस्तानी का है, जितना एक बांग्लादेशी का है। इन्हें अपने देशवासियों से कोई प्रेम नहीं है, देश से कोई प्रेम नहीं है, इनके लिए सब बराबर है। और अगर कोई बांग्लादेशी देश में आकर घुसपैठ करता है, अपराध करता है, आतंकवादी गतिविधियां भी करता है, तब भी इनकी सहानुभूति उसी के साथ होती है। लेकिन इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। अभी जब भारत में बांग्लादेश में हुई घटना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय इस तरीके से राहुल गांधी के गुरु का ये सब कहना आप समझ सकते हैं, ये उसी कड़ी में है जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने भी बहुत सारे सवाल सरकार पर उठाए थे। सरकार को ही गलत ठहराने की कोशिश की थी, पाकिस्तान को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान का बचाव करने की कोशिश की थी। और अब वही बचाव बांग्लादेश का किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन अब ये जवाबदेही तो उन लोगों की भी है जो कांग्रेस पार्टी को या इंडी अलायंस की दूसरी ऐसी ही पार्टियों को वोट देते हैं, जो उनका समर्थन करते हैं। अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या वो आस्तीन के सांपों को पालने का काम कर रहे हैं।
अभी जब धुरंधर एक मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के भी एक नेता ने कहा था कि इस फिल्म के अंदर या इस मूवी के अंदर पाकिस्तान को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इन लोगों को फिल्मों के अंदर पाकिस्तान को अगर उसका सही रूप दिखाया जाता है, पाकिस्तान जिन चीजों के लिए जिम्मेदार है उसके लिए उसको विलेन के तौर पर दिखाया जाता है पाकिस्तानियों को, तो उससे भी इन्हें दिक्कत होने लगी है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी न कहा जाए। ये इस तरीके के ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं। इन लोगों को राष्ट्रभक्ति अगर सीखनी है तो इजराइल से सीखनी चाहिए। इजराइल एक छोटा सा देश है, चारों तरफ से वो मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। उनकी आबादी भी पूरे विश्व में मिलाकर 1.5 करोड़ के आसपास है, यानी 1 करोड़ इजरायली इजराइल में रहते हैं और करीब करीब 70-80 लाख के करीब, या आप 1 करोड़ और मान सकते हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन वो इतने सशक्त मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे रहने के बावजूद अगर अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं और अपने सम्मान की रक्षा कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी राष्ट्रभक्ति ही है। बड़ी से बड़ी कंपनी में हजारों लाखों डॉलर की सैलरी पर काम करने वाला एक इजरायली भी जब इजराइल पर संकट आता है तो नौकरी से इस्तीफा देकर अपने देश लौट आता है, क्योंकि उसे सेना में भर्ती होकर या सेना में शामिल होकर देश के लिए लड़ना है। जब भी इजराइल कोई युद्ध जैसी घटना इजराइल के सामने आती है तो हजारों लाखों की संख्या में इजरायली अपने देश लौटते हैं, अपनी नौकरियों को ठुकरा कर आते हैं। लेकिन चूंकि वो उन कंपनियों के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो कंपनियां भी उन्हें ये छूट देती हैं कि वो जब तक चाहें अपने राष्ट्र की सेवा करें, और बाद में अगर वो लौटेंगे भी तो उन्हें बीच के दिनों की भी सैलरी मिलेगी और उनकी नौकरी भी बहाल रहेगी। उनके राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की सम्मान पूरी दुनिया करती है। यही वजह है कि वो 1-1.5 करोड़ इजरायली, करोड़ों की तादाद में जो मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनकी सेना है, उनसे लड़ पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा देश है जिसकी आबादी दुनिया की 1/6 से ज्यादा है। दुनिया का 6वां हिस्सा हमें 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। उसके बावजूद हमें पिद्दी सा बांग्लादेश धमकाने लगता है, पिद्दी सा पाकिस्तान धमकाने लगता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारे देश में आस्तीन के सांप जगह जगह फैले हुए हैं। पिछले 800-900 सालों में भारत अगर किसी की वजह से गुलाम रहा है तो वो सबसे बड़ी वजह भारत के गद्दार ही रहे हैं, वो आस्तीन के सांप ही रहे हैं, जिन्होंने आक्रमणकारियों का साथ दिया, आक्रमणकारियों के साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाने में अपनी भूमिका निभाई। चाहे वो तुर्कों के जमाने के रहे हों, बाबर के जमाने के रहे हों, या फिर अंग्रेजों के जमाने के मीर जाफर टाइप के गद्दार रहे हों। ये सब जिम्मेदार हैं देश की 800-900 साल की गुलामी के लिए। और आज भी देश के हालात जो बनते जा रहे हैं, देश अगर आंतरिक तौर पर कमजोर है, देश में आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं, घुसपैठिए देश में आसानी से आ पा रहे हैं, तो उसके पीछे वजह यही आस्तीन के सांप हैं। इन आस्तीन के सांपों को न केवल पहचानने की जरूरत है, बल्कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की जरूरत है। और वो कड़ी कार्रवाई कौन करेगा? देश की अदालतें। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे देश की जो अदालतें हैं वो भी इन आस्तीन के सांपों के साथ या तो मिली हुई हैं या फिर इन पर बहुत ज्यादा मेहरबान रहती हैं। क्योंकि जब भी इस तरीके के मामलों में अगर कोई केस भी हो जाता है, एफआईआर भी हो जाती है, उन लोगों को अदालतों से आसानी से जमानत मिल जाती है, आसानी से राहत मिल जाती है, और यहां तक कि देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को भी अदालतें जमानत दे देती हैं और कहती हैं कि ये इनकी बोलने की आजादी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये इनका फंडामेंटल राइट है। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए
तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारत मुर्दाबाद तो नहीं कहा है। यानी कि ऐसे मामलों में भी अदालतें कुतर्क करने वाले वकीलों की सुनती हैं और कुतर्क को स्वीकार कर लेती हैं। ऐसा दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं होता है। दुनिया के छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश में भी सबसे बड़ा जुर्म जो माना जाता है वो देश के खिलाफ गद्दारी करने को माना जाता है, और उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती, सीधे ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में देश से गद्दारी करने वालों का सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री तक के लोग, प्रधानमंत्री भी ऐसे लोगों को अपने घरों में बुलाकर सम्मान करते हैं, जैसा मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक के साथ किया था। यासीन मलिक ने एयरफोर्स के 2 जवानों की हत्या की थी, अफसरों की हत्या की थी। उसके बावजूद यासीन मलिक को कई बार मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने घर बुलाया था। हमारे देश में भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई थी और हजारों लोगों की जान उससे प्रभावित हुई थी। उस यूनियन कार्बाइड का जो मालिक था, जो दोषी था उस पूरे हादसे के लिए, उन हत्याओं के लिए, उसको भगाने का काम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अर्जुन सिंह ने किया, और देश का प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल के बाप सोनिया के पति इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने किया था। कांग्रेस का आस्तीन के सांपों से रिश्ता और आस्तीन के सांप बनने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। नेहरू के जमाने से ये चल रहा है। इसे देश को भी समझना पड़ेगा कि कब तक वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा या दूसरे अन्य कांग्रेसियों की इन गद्दारियों को सहते रहेंगे, कब तक ये दुश्मनों के बचाव में इस तरीके से बोलते रहेंगे और खुलेआम घूमते भी रहेंगे। ये जिम्मेदारी अदालतों की भी है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो बीजेपी को वोट नहीं देते। मत दीजिए, लेकिन आप ऐसे गद्दारों को तो वोट मत दीजिए ना, जो देश का नहीं है, देश की सेना के प्रति जिसका सम्मान नहीं है। सेना के कमांडर को ये लोग गली का गुंडा बता देते हैं, ये सेना पर सवाल उठा देते हैं। अभी एक और महाराष्ट्र के नेता ने बयान दिया था, उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा दिए, भारत की सेना डरी हुई थी, और वो व्यक्ति भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा है। यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्तियों की सोच भी इतनी ज्यादा गिरी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि इस कांग्रेस की भारत को जरूरत है भी या नहीं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, आपने राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।